अली अमीन गंडपुर साहब इस बात से और इस शोशा छोड़ने से पहले इनके लीडर ने जो 300 डेमों का ऐलान किया तो 300 में 3 को गुनवा देने के कितने डैम बने हैं? कालाबाग डैम कहाँ पर है? हिंदुस्तान से जो रेले आ रहा है वो कहाँ पर है? किस क्लाइमेट चेंज के लिए हमने क्या तैयारी की है वो तो बता दे। मुल्क की सियासत में बहुत पेशरफ्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में दहशतगर्दी का मामला उठा दिया है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो खुले अल्फाज में पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा करार देते हुए एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर सूरत की मजम्मत करता है। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि बास मुल्क सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मगर दुनिया इस झूठे बयानी को तस्लीम करने से इनकार कर रही है। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतगारों को जवाब देना पड़ेगा। जबकि हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि मुल्क में नए सूबों के बाद कालाबाग डैम की तामीर पर नई बहस शुरू हो गई है। मुल्क में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस नए डैम्स की तामीर को नागुज़ीर करार दे दिया गया है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की तामीर की हिमायत करते हुए वाज़ेह किया है कि कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों, नस्लों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बनाना ही पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर का यह भी कहना था कि सुबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, पूरे मुल्क के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। ताहम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कालाबाग डैम की भरपूर मुखालिफत करते हुए वाज़ेह किया कि इस वक्त ये बात करना फजूल है कि कालाबाग डैम होता तो जानी और माली नुकसान ना होता। सैलाबी पानी कालाबाग डैम तक नहीं ले जाया जा सकता, वो एक अलग मकाम है। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इसके साथ साथ उनसे गुफ्तगू भी की जाएगी सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शदीद बारिशें हैं, सैलाब जो है वो पंजाब में तबाहकारियाँ फैला रहा है, तो ये सैलाबी रैलाब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। नुकसानात से बचने के लिए सिंध हुकूमत कितनी तैयार है और क्या इंतजाम कर रखे हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत बाकायदा सूबाई वजीर हर हल्के के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है। खुद वजीर आला सिंध उन चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, एट द स्पॉट पहुंच रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की खसूसी हिदायत पे सिंध हुकूमत पूरी तरह तैयार है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह जो बाकी दरिया आ रहे हैं और सारे मिल के और फिर दरिया सिंध में दाखिल होंगे तो यकीनन सूरत-ए-हाल तो नाजुक है। और फिर आपको मैं एक चीज और बता दूं, पंजाब में जहां सियालकोट या दूसरी रावी वगैरह साइड पे वहां दरिया जो ना वो नीचे होता है और आबादी ऊपर, जो अगर कट लगाया जाए तो वो पानी घूम फिर के वापस दरिया में आना होता है। यहाँ सिंध की सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो दरिया है वो मेरे हिसाब से कम फिजिकली मैं देख चुका हूँ, कम से कम ये समझ लो कि 25-30 फुट जो है ना वो जमीन से ऊपर है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई बंद टूट जाता है इस सैलाबी रेले की वजह से तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस हवाले से एक कोशिश भी की जा रही है और बंदों की जो पुश्ते है उसको भी मजबूत करने का तो सारा साल काम जारी रहता है। तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मंदोखेल साहब, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कालाबाग डैम से मुतालिक आवाज़ें उठ रही हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कालाबाग डैम पाकिस्तान और आइंदा की नस्लों के लिए नागुज़ीर है। आप नहीं समझते, आपको नहीं लगता कि इस वक्त तबाही से बचने के लिए डैम्स की जो तामीर है ये नागुज़ीर हो चुकी है? चाहे आप बड़े डैम तामीर करें या फिर हर इलाके में छोटे छोटे डैम बनाएं? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब इस बात से और इस शोशा छोड़ने से पहले ये बता दे कि इनके लीडर ने जो 300 डेमों का ऐलान किया तो 300 में 3 को गुनवा देने के कितने डैम बने हैं? पहली बात। दूसरी बात ये, कालाबाग डैम कहाँ पर है और जो सैलाब है मकबूजा कश्मीर या हिंदुस्तान से जो रेले आ रहा है वो कहाँ पर है? यानी एक बिल्कुल अपोजिट साइड पे, अगर पंजाब की उस सियालकोट साइड पे है तो कालाबाग डैम यहाँ दरिया सिंध पे, तो जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि डैम बनाना जरूरी है, लेकिन अगर ये डैम जो खान साहब ने 300 डैमों का ऐलान किया है
उसके लिए कोई नक्शा बनाया कि डैम तामीर तो दूर की बात है, कोई नक्शा, कोई कागज भी इसके ऊपर माजी में भी डैम्स के हवाले से बातें तो होती रही हैं, और अब जो सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से भी आबी जारियत की जा रही है और भारत जो है वो मुसलसल इस पर तुला हुआ है। तो भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का ये जो मंसूबा सामने आया है, और ये कहा जा रहा है कि भारत जब चाहेगा पानी छोड़ देगा और जब चाहेगा पानी बंद कर देगा, इसके फिर क्या असरात होंगे और भारत का मुकाबला करने के लिए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान के वजीर दिफा के बयान को कहाँ ले जाऊं जिन्होंने कहा कि कोई अभी जारियत नहीं है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने हमें एक नहीं 2 मरतबा इतला दी है और मुझे कई अभी जारियत, कोई जो है ना वो अभी दहशतगर्दी नजर नहीं आ रही। ये बयान तो रिकॉर्ड पे, और पाकिस्तान का वजीर दिफा और वो शख्स जिसका ताल्लुक खुद सियालकोट से है, तो मेरी और आपकी बात से रोना धोना इससे क्या फायदा? मुझे एक बात बताओ। दूसरी बात ये है कि अगर जैसा आपका कालाबाग डैम बता रहे या हमारा जो तरबेला डैम है, अब तरबेला डैम जैसा भर गया तो उसके बाद पानी तो छोड़ना ही होता है ना। इस तरह तो नहीं हो सकता है कि डैम में जो है ना कैपेसिटी हो भी ना हो तो आप पानी जब तो उसे बंद ही टूटेगा और क्या होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान ये बारिशें जो पहली शरीर रहमान साहबा जिसकी वजारत थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो वक्तन फवक्तन वो इतला करते रही, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस क्लाइमेट चेंज के लिए, इस पानी के लिए, इस बारिशों के लिए, इस क्लाउड ब्रस्ट के लिए हमने क्या तैयारी की है वो तो बता दे कि हमने बिल्कुल आप ठीक इशारा कर रहे हैं मंदुखेल साहब, हमें अपनी तैयारी पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। सर, इस पर भी कमेंट आपका चाहेंगे। तहरीक इंसाफ की बात कर लें तो अरकान की जानिब से कायमा कमेटियों से धड़ाधड़ इस्तीफे दिए जा रहे हैं। इससे तकरीबन 70 कमेटियों से पीटीआई की जो रुकनीत है, चेयरमैनशिप भी है, कुछ में खत्म हो जाएगी। ये फैसला पार्लिमानी सिस्टम को आप क्या समझते हैं, कितना मुतासिर कर सकता है या कोई फर्क नहीं डालेगा? देखिए, फर्क इस तरह डालेंगे जिस तरह टीवी पे बैठ के आप मसाइल उठा रहे हो पाकिस्तान के और अवाम के, और इसी तरह आपको स्क्रीन से उठा के आपको उधर जो आपका रिकॉर्ड रूम है या जो भी रूम है वहां उसको बिठाया जाए तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। या उसको दूसरा ले लें कि अगर आप स्टूडियो पे बैठे हो, आपकी जो नीचे मैनेजमेंट है वो आपको फीडबैक नहीं दे, आपको मालूमात नहीं दे, तो आप कैमरे के सामने क्या करेंगे? एग्जैक्टली क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ, सारा काम तो कमेटियों में होता है, यानी कानून साजी, डिबेट सब, यानी पार्लियामेंट के अंदर तो आप सिर्फ एक भाषण देते हो, आप एक तकरीर करते हो, और इस तकरीर का कोई कानूनी कोई इस तरह कोई है ही नहीं। अगर स्पीकर उसको ऑन ना करे या उसको रूलिंग न दे या कमेटी उसको एक्सेप्ट न करे, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह माजी में पीटीआई ने गलती की है, एक मरतबा फिर गलती। लेकिन मंदुखेल साहब, आप इसे गलती कह रहे हैं। अगर देखें तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हमने इन कमेटियों में बैठ के क्या कर लेना है, कौन सा तीर मार लेना है। वो कहते हैं कई बार मैंने जो है वो पुलिस अफसरान को बुलाया या दीगर जो भी कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई और उन लोगों के खिलाफ एक्शन का कहा जो कि इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जो कि गैर कानूनी है, जो कि मामूल की कार्रवाई कायमा कमेटियों की होती है। वो कहते हैं जनाब उसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम कमेटियों में बैठ के क्या करें? चलो ठीक, मान लिया आपकी बात मान ली है। आप कमेटी में कर कुछ नहीं कर सकते हो, मैं कमेटी की तफसील आपको बता रहा हूँ। तो आप पार्लियामेंट में बैठ के क्या भाषण देंगे? आप तो मेज दबाएंगे, तालियां बजाएंगे और क्या करेंगे पार्लियामेंट के अंदर? दूसरी बात मैं ये बताऊं कि सबसे बड़ा ओहदा वजीर आजम का होता है, उसके बाद स्पीकर का होता है, उसके बाद तीसरा बड़ा ओहदा जो होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का है। पीटीआई के पास पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो कहते हैं हुकूमत करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है, नून लीग करप्ट है, तो पाकिस्तान के तमाम अदारे उसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंडर है, जिसका सरबरा इनका वो है, पीटीआई का मेंबर है। तो बताया ना, ये खोल देना सारे करप्शन के दास्ताने। अगर आप उस कमेटी से भी इस्तीफा दे रहे हो, बाकी से भी दे रहे हो, तो आप मुझे बताओ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके आपने क्या तकरीर करनी है? आप बगैर सबूत के आप उन्हें फलां करप्ट है, मगर खुद बेशक मंदुखेल साहब फलां करप्ट है, ऐसी बातें तो की जाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो गई है, एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी नजर आ रहा है। तो ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ इत्तेहाद की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, एक आम सा फार्मूला है, एक सियासी वर्कर को ये बात पता है कि जब कोई ज़मीनी इंतखाब होता है यानी जनरल इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी अपनी अपनी जो है ना मंशूर के तहत लड़ती है। ज़मीनी सीट 1 या 2 4 होते हैं, उसके तहत ये फार्मूला तय किया जाता है
खास तौर पे इत्यादी हुकूमत के, जो भी हुकूमत इत्यादी होती है, कि जो भी सेकंड जो ना वो पोजीशन पे है उसको ये दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये तय किया 8 सीटों में से 7 जो है ना नून लीग सेकंड पोजीशन पे और 8वें पे पीपल्स पार्टी सेकंड पोजीशन में। तो इस तरह ये आम हुकूमतों में आम सियासी रवायत के मुताबिक जो इत्यादी होता है वो ये फैसला करता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर पीटीआई इतनी तकड़ी है तो बाइकाट क्यों कर रही है? लड़े इलेक्शन, फिर दिखा दे आवाम को 45-47 जो भी उनके एक रोना धोना होता है, दिखा दे वो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पीटीआई जो है ना एक मर्तबा फिर गलती कर रही है, जो माजी में उन्होंने असम्बली से इस्तीफा दे के पछता रहे, दोबारा उस चीज को रिपीट करे। क्योंकि खान का एक ही मुतालबा है, खान के लोगों का मुतालबा ये, खान है तो पाकिस्तान है, खान का एक ही मुतालबा है, मैं हूँ तो असम्बली है, मैं तो हुकूमत हूँ, नहीं तो कुछ नहीं। सही। तो पीटीआई एक बार फिर से गलती करी। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके साथ साथ वो हमें सिंध की सूरत हाल के हवाले थे कि सैलाब की वजह से क्या क्या तबाहकारियां हुई हैं और क्या आगे आने वाले खदशात होंगे, किस तरह से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, किस तरह से हुकूमत अलर्ट है।